आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब विद BN शर्मा में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल की, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक परीक्षा में इससे क्वेश्चन जो हैं पूछे ही जाते हैं। तो इसको समझकर हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो वायुमंडल की बात करेंगे। तो वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस का मतलब होता है वायु और स्फीयर का मतलब होता है तथा स्फीयर का मतलब होता है घेरे हुए। तो इसकी जो डेफिनेशंस हम देखेंगे वह होगा पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण, अर्थात लेयर, वायुमंडल कहलाता है। अब हम दूसरे शब्दों में अगर इसको देखें तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। और यह जो आवरण है यह पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, जिनमें कुछ निम्न प्रकार की गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं। उनका प्रतिशत कितना होता है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि लगभग 78.9% जो है वायुमंडल में पाई जाती है, नाइट्रोजन। इससे अगली गैस की अगर हम बात करें तो O2 ऑक्सीजन होती है, जो कि 20.95% पाई जाती है। एक्यूरेट इसको हम 21% कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वाधिक गैसों में तो आर्गन होती है, जो कि 0.9% पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें CO2 ये 0.039% और एक्यूरेट अगर इसको हम बताएं तो ये 0.4% जो है वो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह मेथेन होती है और जो होती है हाइड्रोजन होती है। ये कुछ गैसों का नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करके दिखाया गया है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन होती है। इससे आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी से वायुमंडल का विस्तार लगभग कहाँ तक है। तो जो वायुमंडल है इसको 5 परतों में डिवाइड किया गया है। 5 परतें इसकी जो हैं, जो पृथ्वी से ऊपर की ओर आने पर वायुमंडल को डिवाइड करती हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो सबसे पहले ये जो लेयर बनाई गई है ये अर्थ बनाया गया है। ये अर्थ, ये पृथ्वी है। और यहाँ से जो सबसे नज़दीक का जो परत होती है, मंडल जिसे हम कहते हैं, वह होता है क्षोभ मंडल। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। स्टूडेंट, आपको बता दें इसका इंग्लिश मीनिंग आप अवश्य याद रखिएगा। ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 0 से 18 किलोमीटर या कहीं कहीं 5 से 18 किलोमीटर तक लिखा हुआ मिलेगा। ये क्षोभ मंडल होती है। दूसरी जो परत होती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये 18 से 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। आगे हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ इसका विस्तार पढ़ रहे हैं। थर्ड जो होता है उसे हम मध्य मंडल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसे मीजोस्फीयर कहते हैं और इसका जो विस्तार होता है ये 50 से 85 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद की जो परत होती है उसे हम तापमंडल या थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसका विस्तार जो होता है ये 85 से 400 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फीयर का। और जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम अंतरिक्ष तक विस्तार मानते हैं, ये होती है बहिर्मंडल और इसी को एक्सोस्फीयर कहा जाता है या इसको आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसका विस्तार जो होता है 400 किलोमीटर से
अनंत तक होता है, इन्फिनिटी, अंतरिक्ष में इसका विस्तार होता है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तृत विशेषताएं इसकी क्या क्या होती हैं प्रत्येक मंडल की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम। सबसे पहली जो परत होती है क्षोभ मंडल, इसका विस्तार आपको बताया जा चुका है। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है और ये पृथ्वी की सबसे नज़दीकी परत होती है, जिसे टी अर्थात ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। तो आइए इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले जो विशेषता है, यह पृथ्वी की सबसे निचली या नज़दीकी परत होती है, नज़दीकी परत है। दूसरा पॉइंट जो है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। थर्ड जो हो जाएगा, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर लगभग 1 सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपके लिए। अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ क्षोभ मंडल में बढ़ें तो 165 मीटर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसके तापमान में गिरावट जो आएगी वो 1 सेंटीग्रेड तक आएगी। अर्थात अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो लगभग 6.4 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आएगी। डी नंबर अगर हम इसमें देखें, इसे सामान्य तापपतन दर कहा जाता है। अर्थात जो तापमान में गिरावट आती है इसे सामान्य तापपतन दर भी कहा जाता है। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल, अर्थात जो क्षोभ मंडल है इसे अन्य नाम संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं या इसे अधोमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट ई नंबर अगर देखें, इस मंडल की सबसे ऊपरी परत को ट्रोपोपॉज या इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरह से ट्रोपोपॉज कहलाती है। इसी परत पर मौसम संबंधी घटनाएं, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तो जान लेते हैं। इसमें लिखा है, इसी परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, पानी बरसना, आंधी, वर्षा, बिजली का चमकना आदि घटनाएं जो हैं यहाँ पर संपन्न होती हैं। तो ये वाली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टार लगाएंगे हम लोग इस पर। नेक्स्ट अगर हम दूसरी परत की बात करें तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर दूसरी परत जो है ये कहलाती है समताप मंडल। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 18 से 50 किलोमीटर तक। और इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो इस तरह से, इस परत का तापमान जो है वो कैसा रहता है, समान रहता है। समान रहने के कारण इसे हम सम माने समान ताप, अर्थात समान ताप रहने के कारण इसको हम समताप मंडल कहते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट जो होगा, इसमें ओजोन गैस इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया हमने पहले से ही। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है या ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। और यह ओजोन लेयर सन अर्थात सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ेंगी, जिससे त्वचा कैंसर होने का जो है डर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी अर्थात तीसरे नंबर की, सामान्य ताप होने के कारण पैराशूट, हवाई जहाज आदि इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट डी नंबर पे बात करेंगे तो इस तापमान में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती रहती है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएं तो क्या होगा कि इस लेयर में जो तापमान होता है वो इंक्रीज बढ़ता चला जाता है। अब जो अगली परत आएगी वह होगी मध्यमंडल। मध्यमंडल में अगर हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जिसका एक्सटेंशन जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलता है 50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी ये मध्यमंडल के ऊपरी परत का तापमान सबसे कम और लगभग -2 से 92 सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जा चुका है। अर्थात ये सबसे ठंडी परत और अधिकतम जो गर्म होती है 92% तक गर्म होती सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये होगा, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जलने लगते हैं। अर्थात जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं वह इस परत में अर्थात मध्यमंडल में आने पर क्या होते हैं, वो जलने लगते हैं। नेक्स्ट
जो परत है वह है आयन मंडल, या इसी को हम तापमंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। और इसका जो एक्सटेंशन अर्थात विस्तार पाया जाता है ये 80 किलोमीटर से लगभग 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो इस मंडल का तापमान बहुत ही अधिक होता है। संचार उपग्रह अर्थात सैटेलाइट इसी मंडल में व्यवस्थित किए जाते हैं, अव्यवस्थित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इस मंडल में उच्च विद्युत चालकता अर्थात रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती हैं, जिससे रेडियो, टीवी, टेलीफोन ईटीसी को सुविधा प्राप्त होती है, अर्थात नेटवर्क जो है वो फास्टली आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मंडल बनेगा वह होगा बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, और इसका एक अन्य नाम भी है चुंबकीय मंडल, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्फीयर। तो इसका विस्तार जो होता है ये 600 किलोमीटर से लगभग अंतरिक्ष तक इसका विस्तार माना जाता है। यहाँ कुछ विशेषताएं इससे संबंधित हम बात करेंगे। इस मंडल का विस्तार अनंत है। बी, वायु की सबसे पतली परत इसमें पाई जाती है, और इसी मंडल में वैन एलन विकिरण पट्टी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट वायुमंडल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें समावेश किया गया है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ गुड नाइट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद BN शर्मा में। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के टॉपिक अर्थात आवश्यक प्रश्न पत्र और अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसे इंग्लिश में को करिकुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, जो कि 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसको क्वालिफाई करना जो है आवश्यक होता है, जिसका नाम है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। इंग्लिश में इसको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज कहते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है ये पर्यावरण के यूनिट से बनाया जा रहा है, जिसमें हमको अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यकताएं और महत्व से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वायुमंडल की पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत अथवा भूमि के समीप स्थित वायुमंडल के प्रदेश को क्या कहते हैं? इस बार अथवा पृथ्वी के निकट का वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? और वायुमंडल का जोन जो धरती के सर्वाधिक निकट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कल जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था उसमें सारी परतों को डिस्क्राइब किया था, कौन सी परत में क्या विशेषता है यह भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज जो प्रश्न है वायुमंडल का जोन जो धरती के सर्वाधिक निकट है, तो ये कहलाता है क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये दा हो जाएगा, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो पर्यावरण में सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसका भी सा राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक एवं मानवकृत वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। किसी जीव के परितः स्थित सजीव व निर्जीव निर्माण करते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित सजीव व निर्जीव जो जीव होते हैं वह किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो वे निर्माण करते हैं पर्यावरण का, व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो पर्यावरण जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, और जीवन यहाँ पर पादप में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सा हो जाएगा, पादप एवं वनस्पति। इसके अतिरिक्त ये वायु, प्रवाहित जल और मृदा ये क्या है? ये अजैविक कारक होते हैं जो जीवन देते हैं जैविक कारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल बना है, तो वायुमंडल जो बना होता है ये 5 परतों से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वातावरण का जैविक घटक है, जैविक फिर से आ गया, जैविक कारक कह लें या जैविक घटक कह लें, तो वही जिसमें जीवन होता है। यहाँ पर वृक्ष जो है इसमें जीवन होता है, तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 की, तो लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर अर्थात जो सबसे ऊपरी परत होगी लिथोस्फीयर की, वो क्रस्ट कहलाती, क्रस्ट। पृथ्वी की पूछ रहा है तो इस तरह से ये, इसमें 3 पार्ट होते हैं। बीच वाले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को कोर कहते हैं, ये मेंटल कहलाती है, और ये ऊपर वाली जो कहलाती है ये क्रस्ट कहलाती है। तो इस तरह से ये पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी परत, यानी ये वाली परत जो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, बीच वाली कोर कहलाती है, और जो अंतिम जो होता है वह कहलाती है कोर, सॉरी मेंटल कहलाती है बीच वाली। ठीक है, तो इस तरह से 7 का आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो वायुमंडल को ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ऊष्मीय मतलब वायुमंडल जो गर्म रहता है, ये किस कारण रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होगा सूर्य एवं पृथ्वी दोनों से, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल जब गर्म होता है तो ये सनलाइट की विकिरण जो रेडिएशन होती हैं उनके कारण गर्म हो जाता है, तो सा इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर देखेंगे, जीवमंडल संबंधित है। तो जीवमंडल सभी जीवित जीवों के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखेंगे, वायुमंडल की अधिकांश ओजोन O3 संकेंद्रित होती है। इधर अथवा में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वायुमंडल की किस सतह पर ओजोन की आवश्यकता, सॉरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ओजोन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती, तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पर्यावरण को निम्नलिखित के परस्पर कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पर्यावरण जो है ये सजीव तथा निर्जीव से मिला हुआ, अर्थात बात करेंगे सजीव और निर्जीव इसके प्रमुख घटक होते हैं जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वायोस्फीयर में नाइट्रोजन का मुख्य संग्राहक है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का मुख्य संग्राहक होता है वह वायुमंडल होता है। ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैसों की सतह जो पृथ्वी को घेरे हुए है कहलाती है। तो वो कहलाती है वायुमंडल। और जो जैव मंडल है यह जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल का मिला जुला रूप होता है। इस तरह से अगर हम बनाएं तो ये और ये, तो ये बीच वाला जो एरिया बचेगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये जैव मंडल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी विकिरण अवशोषित होती हैं या होता है। तो ये करती है ओजोन लायर। ओजोन लायर स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। इसका कार्य होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। स्टूडेंट आपको बता दें, यदि आपको ये वायुमंडल अच्छे से पढ़ना है तो इसका वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। लेयर्स ऑफ वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की तो वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट और स्टार वाला क्वेश्चन जो है, वायुमंडल परत का कौन सा क्रम सही है? तो जो ये पृथ्वी है इसकी अगर हम 5 लाइनें बनाएं तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो होती है क्षोभमंडल, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इस तरह तो ये सही हो जाएगा। दूसरी होती है इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी मेजोस्फीयर या मध्यमंडल, आयनोस्फीयर या आयनोमंडल, और पांचवी जो होती है एक्सोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल। तो इस हिसाब से ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक पर्यावरण में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं जैव मंडल। जैव मंडल के नाम से जानते हैं संपूर्ण भौतिक पर्यावरण को। 8 का प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो बनता है वह जल, जैव और भूमंडल सभी से बनता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, वायुमंडल की किस परत पर द्रव्यमान अधिकतम होता है? तो द्रव्यमान जो अधिकतम होता है ये ट्रोपोस्फीयर पर होता है। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। 20 देखेंगे, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य की सीमा को कहते हैं।
तो इसके मध्य की सीमा जो होती है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा द। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके मध्य की सीमा जो होती है इसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। बादल वायुमंडल की कौन सी परत पर बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। क्षोभ मंडल पर बनते हैं। 22 जैव मंडल में आता है, तो जैव मंडल में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी आते हैं। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जेट विमान सामान्यतः वातावरण के किस क्षेत्र में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जेट विमान सामान्यतः वातावरण के किस क्षेत्र में उड़ते हैं या उड़ाए जाते हैं? तो जेट विमान स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यह सम तापमंडल होता है और इसमें तापमान जो है वो समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वातावरण का पृथ्वी से सबसे दूर का क्षेत्र, तो सबसे दूर का क्षेत्र जो होता है भाई एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल कहलाता है। 22 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 देखें, तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक कारक पर्यावरण का घटक है? भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, तो जल इसमें फिजिकल है। पौधे, मानव और बस्तियां ये कैसी हैं? ये हो जाते हैं अभौतिक कारक। तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक जैव मंडल में स्थित होते हैं, तो एक जैव मंडल में जल, वायु, जैव पदार्थ, मृदा सभी उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ट्रोपोस्फीयर समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये स्थित है 18 किलोमीटर तक। ये 18 किलोमीटर तक स्थित है। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। समताप मंडल का कौन सा तत्व पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है? तो ये ओजोन जो कि पाई जाती है समताप मंडल में। 29 देखेंगे। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है थर्मोस्फीयर का। ऊंचाई के साथ साथ इसका तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, इसे थर्मोस्फीयर या तापमंडल भी कहते हैं। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशा प्रदान करती है? तो यह होती है समताप मंडल। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद BN शर्मा में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मानव मूल एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि स्नातक स्तर के छात्र जैसे BA, BSc, BCom, BBA, BCA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पारतंत्र से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म पारतंत्र अर्थात कृत्रिम, यहाँ पूछेंगे कृत्रिम सूक्ष्म पारतंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ मछली घर जो हो जाएगा एक्वेरियम, ये मानव निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो पारतंत्र की संरचना में कौन सा एक संगठक सहायक नहीं है? तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा संगठक है जो पारतंत्र में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ग्रह हो जाएगा। बाकी ये जैविक, अजैविक और ऊर्जा पारतंत्र के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में कौन सा लवणीय पारतंत्र से संबंधित है? तो लवणीय पारतंत्र से संबंधित जो राइट आंसर हो जाएगा वो सक्रिय डेल्टा हो जाएगा। द इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला किसी भी पारतंत्र की हो, ऑलवेज जो है प्रोड्यूसर उत्पादक से शुरू होगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये यूट्रोफिकेशन जो प्रारंभ होता है ये जलमंडल पर प्रारंभ होता है। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजी टेंसले ने कौन सा शब्द दिया था? तो एजी टेंसले जो थे इन्होंने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7, तो कौन सा एक पार्थिव पारितंत्र है? पार्थिव, पार्थिव से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा झील। झील इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सरल किंतु सर्वोच्च सुग्राही पारितंत्र होता है। तो सर्वोच्च मतलब बड़ा, तो बड़ा होता है वन पारितंत्र, जिसमें काफ़ी स्क्वायर मीटर में जो है ये फैला हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन पारितंत्र सही हो जाएगा। 9 की अगर हम बात करें तो कौन सा पारितंत्र अजैविक अंग नहीं है? तो जो पारितंत्र का अजैविक अंग नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो अजैविक अंग नहीं है का मतलब हो जाएगा प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता कि अजैविक घटक का अंग नहीं है तो ये कवक हो जाता है, इसका राइट आंसर। कवक जैविक घटक का अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, उत्पादक जो समुद्री पारितंत्र में पाया जाता है कौन होता है? तो ये जो होते हैं शैवाल होते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृत्रिम पारितंत्र की, तो कृत्रिम पारितंत्र इस निम्नलिखित में से घास पारितंत्र होता है। इसके अतिरिक्त एक्वेरियम भी होता है, जो कि यहाँ विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है। एक्वेरियम, मछली घर जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ जो पारितंत्र है ये है सामुद्रिक। जल जो है पृथ्वी पर 70% उपस्थित है, तो इस हिसाब से जल पारितंत्र जो है सबसे बड़ा हुआ विस्तार है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को पोषक तत्व में बदलता है? तो अपघटक जो होते हैं ये पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन 14 की, तो पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव है। तो मानव जो होता है ये उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों होता है, और इसे पारितंत्र में सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा गया है, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पौधे मुख्यतः अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं पोषण मिट्टी व प्रकाश से, प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बा हो जाएगा, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आहार श्रृंखला में समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राइमरी उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन होता है, अथवा इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये होता है जीव तथा उसके पर्यावरण का या उसके वातावरण का। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? यहाँ हम देखकर बताएंगे। घास टिड्डा, टिड्डा मेढक, मेढक को शेर नहीं खाता है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। इधर घास बकरी, बकरी को सर्प नहीं खा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। पौधे बकरी, ठीक है, मानव बकरी, मानव को शेर, तो ये भी गलत हो जाएगा। कभी कभार मानव को शेर खा सकता है, लेकिन रोज रोज जो है नहीं खा पाएगा। तो इस तरह से ये घास टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, ये वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा दा। घास को टिड्डा खा सकता है, टिड्डा को मेढक खा सकता है, मेढक को सर्प खा सकता है। और सर्प यहाँ पर कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता का कार्य करेगा। यहाँ पर उपस्थित इसको कोई नहीं खा सकता, तृतीयक उपभोक्ता। पारितंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता? तो जीवों के वियोजित अंश जो होते हैं, अपघटक अंश जो होते हैं, वो पारितंत्र में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, उनका केवल चक्रीकरण किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों से होता है, तो इसका सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाएंगे इस पर, आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और टर्शरी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है।
तो किसी भी पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होता है, इस तरह से भी पूछ सकता है अथवा करके, या किसी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, जिनके पास 100% एनर्जी होती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी इन पर निर्भर करते हैं, तो इनके पास 10% ऊर्जा आती है, बाकी 90% जो है वायुमंडल में व्यर्थ चली जाती है। मांसाहारी अगर शाकाहारी को खाते हैं तो इनके पास 1% एनर्जी आती है, बाकी 9% जो है इन्वायरमेंट में फ्लो हो जाती है। अपघटक की अगर हम बात करें तो अपघटक के पास 0.1 एनर्जी आती है, बाकी 0.9% जो है व्यर्थ चली जाती है। इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक में, ये 10% नियम के द्वारा होता है। और ये नियम जो था लिंडेमान के द्वारा दिया गया था, लिंडेमान के द्वारा दिया गया था ऊर्जा का 10% का नियम। ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप समझते रहिएगा। यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है 7 सही हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, आहार श्रृंखला बनी होती है, तो आहार श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों से बनती है, तो ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आहार श्रृंखला में कौन सा क्रम सही है, तो वही घास को कीट, कीट को पक्षी और पक्षी को सर्प खा सकते हैं, इस तरह से ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगर घास भेड़िया नहीं खाता है, घास सर्प नहीं खाता है, बैक्टीरिया घास नहीं खाते हैं, घास बैक्टीरिया नहीं खाता, तो इस तरह से भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें 25 की, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो ये जो है तड़ित के द्वारा। तड़ित मतलब अपघटक के द्वारा, अपघटक के द्वारा होता है। 26 पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सही बात है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं और उसे केमिकल में चेंज करते हैं, जिससे ग्लूकोज निर्मित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। 27 पारिस्थितिकी तंत्र का सही परिभाषा है, तो जीवों, पर्यावरण तथा जीवों के अंतरक्रिया करते हुए समुदाय, यही राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जीव तथा जीव के बीच की इंटरेक्शन प्रोसेस होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 28 ऑर्टिकोलॉजी का अध्ययन होता है, तो ऑर्टिकोलॉजी एक ही प्रजाति के प्राणियों का पारिस्थितिकी अध्ययन होता है, ऑर्टिकोलॉजी कहलाता है। और एक होता है सिनिकोलॉजी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ये आ गया सम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदायों का अध्ययन सिनिकोलॉजी कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु की भूमिका होती है, तो जीवाणु यहाँ अपघटक होते हैं, बा इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हेकल कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि BA, BSc, BCom 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के अनिवार्य प्रश्न पत्र मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के इन्वायरमेंट टॉपिक से, जो कि आपका यूनिट 3rd टॉपिक है, से बनाया जा रहा है, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है, तो यह होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब जो है मापा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करता है। पोटोमीटर पौधों में ट्रांसपायरेशन अर्थात बाष्पो उत्सर्जन को नापता है, बाष्पो उत्सर्जन को। और कैक्सोग्राफ की बात करें तो ये पौधों की वृद्धि का मापक होता है, तो ये पौधों की वृद्धि मापता है, जिसकी खोज जो थी जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई थी। कैक्सोग्राफ की जगदीश चंद्र बसु के द्वारा
की गई थी। तो ये चारों मात्रक है, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से ईंधन द्वारा वातावरण में कम से कम प्रदूषण होता है? तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन से जो है कम मात्रा में प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जैव या बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस जो है इसका प्रमुख अवयव होता है मेथेन। इसे मेथेन गैस भी बोलते हैं इसी के नाम पर। और प्रमुख रूप से जो गैसें बनती हैं वो CH2, CO2, H2S और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी निर्मित होती है। तो ये गैसों का समूह होता है जो सर्वाधिक मात्रा में मेथेन पाई जाती है। तो इसीलिए प्रमुख अवयव जो है वो मेथेन हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाई जाती है। और इसको जो बनाने वाला बैक्टीरिया होता है वह इसकी तलहटी में रहता है टैंक की, उसका नाम होता है मीथेनोजेन। मीथेनोजेन बैक्टीरिया इसको बनाने का कार्य करता है, जो कि एक अवायवीय जीवाणु है। अवायवीय से मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात देखें तो जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल उगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मिश्रित फसल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित फसल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे, सबसे शुद्ध जल होता है। तो सबसे शुद्ध जो जल होता है वह वर्षा का होता है। आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस होती है बजाय नाइट्रस ऑक्साइड के। एनो सबसे प्रदूषित गैस है। एनो एंड CO ये सबसे प्रदूषित गैसें होती हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो जैव विविधता का जो प्रमुख ह्रास हुआ है वह है ग्लोबल वार्मिंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ये प्राकृतिक आवास भी इसका प्रमुख कारण है। डी 8 का आ और सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो राइट होगा अधिकतम वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहली जनसंख्या जो शुरुआत हुई थी वह 1951 में हुई थी सबसे पहले। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद गणना की जाती है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी किस क्रांति के फलस्वरूप वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है? तो जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंडस्ट्रीज एरिया जो हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए 19वीं शताब्दी के बाद, जिससे क्या हुआ, हमारा वायु प्रदूषण जो है वो अधिक मात्रा में हो गया। और जो वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं उन्हें हम लाइकेन या सैक कहते हैं। सैक से मतलब है, से मीन्स होता है शैवाल और का मीन्स होता है कवक, अर्थात ये दोनों का मिला जुला रोग होते हैं जिन्हें हम सैक या लाइकेन कहते हैं। ये वायु प्रदूषण के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव। डी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई आ हो जाएगा, ग्रीक वर्ड है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड में
शुरू हुआ था। इससे चिपको आंदोलन से संबंधित है। वहाँ की जो जनता थी वह पेड़ों के बचाव के लिए पेड़ों से जाकर चिपक गई थी और राजा अजीत सिंह था उन पेड़ों को कटवा रहा था। तो सब जनसंख्या जो है वहाँ चिपक गई जाकर एक एक पेड़ से। इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। नेक्स्ट अगर 14 की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से। श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो वो जो गंगा नदी है इसमें प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है ये कानपुर का चर्म शोधन उद्योग या सीवेज जल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जो है कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर चमड़े के उद्योग के द्वारा उसमें सीवेज जल छोड़ दिया जाता है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, चर्म शोधन उद्योग या सीवेज जल। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संख्या है। तो ये सबसे ज़्यादा जो बाघ अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसकी संख्या जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। टाइगर स्टेट सर्वाधिक मात्रा में बाघ जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 16 का राइट आंसर दा हो जाएगा। 17 और इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है। तो जो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है वह पीपल होता है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न परतों में पाए जाने वाला विघटक, पारितंत्र होना चाहिए, यहाँ पर परितों पड़ गए। पारितंत्रों में पाए जाने वाला विघटक होता है। तो जो विघटक होते हैं इन्हें कहा जाता है विषाणु। विषाणु को विघटक अर्थात डिकम्पोजर कहा जाता है। यह जीवाणु, विषाणु तथा कवक होते हैं। यहाँ पर जीवाणु होना चाहिए था, तो जो है राइट क्वेश्चन हो जाता सा। जीवाणु होते हैं, डिकम्पोजर्स कहे जाते हैं पारतंत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव जाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूक्लियर पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण मानव के लिए सर्वाधिक, क्योंकि इससे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। त्वचा कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। और अगर नेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है तो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो इसके जनक जो हैं नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनक हैं। और भारत में अगर पूछता है तो MS स्वामीनाथन जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, हो जाएंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष है। तो जो सबसे लंबा तथा ऊंचा वृक्ष यहाँ पर उपस्थित क्वेश्चन में है वह है रेडवुड। रेडवुड राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी का बरस था। तो ये हुई थी 1984 में, और किस गैस के कारण थी? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ये याद रखिएगा, मैथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था 1984 में, जिसके कारण बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति प्रभाव में या हरित गैस इफेक्ट में कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख हरित क्रांति गैस है, हरित गैस है। 24 देखेंगे, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, और इनका माध्यम होता है कहीं ये जल द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, हवा द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 24 का हो जाएगा वह दा हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैल जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उच्चतम वानस्पतिक वन कौन से हैं? हाई लेवल, ऊंचाई पर पाए जाने वाले वानस्पतिक वन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है और ये सदाबहार वन कहे जाते हैं, सदाबहार वन कहे जाते हैं, जो भी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और टीटी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध जो बनती है 26 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2 प्लस धुंध, प्लस जो होता है भाई धुंध होती है, तो NO2 प्लस धुंध जो है प्रकाश रासायनिक धुंध बनाती है। 27, और सभी को जानना चाहिए कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है? तो यह है 71% हिस्सा जो है जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, और 29% जो है वह भूमि है या लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, DDT एक क्या है, इसके बारे में बताएं आप लोग। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक रासायनिक प्रदूषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। वृक्ष हनन का प्रभाव है मृदा क्षरण, हजारों प्राणियों के निवास का हनन और वर्षा की कमी। हाँ, तो वृक्ष अगर हम काटते रहेंगे तो पानी की कमी, वर्षा कम होगी, मृदा का भी क्षरण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी जो हैं वृक्ष हनन का प्रभाव है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30, सुंदरबन जंगल निम्न में किस तटीय वन के क्षेत्र हैं? किसका तटीय वन क्षेत्र है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ये है गंगा का डेल्टा बनाती है यहाँ पर, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। 31, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। तो अभी हम बता चुके हैं लाइकेंस माने जाते हैं। 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लाइकेंस, या इन्हीं को सैक कहते हैं। 32 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो 32 का द राइट आंसर हो जाएगा। अगर शेरों की बात करता है तो शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, जहां पर शेर पाए जाते हैं। 33, ऊर्जा का पिरामिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो है आपके इस पेपर में अवश्य आएगा, लिख कर ले लीजिए आज ही। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास 100% एनर्जी होती है और जो अगले लेवल पर एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है वह 10% होगी, इससे आगे 1% और इससे आगे 0.1%, इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो नीचे होता है वो सर्वाधिक भारी होता है, तो इसलिए अपराइट होता है हमेशा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत है। तो स्वच्छ जल का परसेंट जो पृथ्वी पर है यह है 2.5%, अर्थात 3% आप कह सकते हैं जो शुद्ध जल है लगभग। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों व बाष्पों की चादर को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैस व बाष्पों की चादर को वायुमंडल कहा जाता है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये सभी वायुमंडल की परतें हैं, जिन्हें 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी परतें हैं जिनमें वायुमंडल को विभाजित किया गया है। 36 देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई नाइट्रेट्स के रूप में, और इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं, बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन
फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे बात कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन की। तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं, और लाइकेन शैवाल तथा कवक का मिला जुला पार्ट होता है, इसीलिए इनको सैक भी कहते हैं। सा मीन्स शैवाल, का मीन्स कवक। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 38, ताजमहल का क्षरण हो रहा है, अर्थात ताजमहल जो वाइट कलर का था ये धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यमुना नदी के बाढ़ से, वायु प्रदूषण से हो रहा है। SO2 इसके लिए जिम्मेदार है। ऑयल रिफाइनरी जो मथुरा से निकलती है, ऑयल रिफाइनरी के प्रदूषण से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई डी होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी से जो है ताजमहल का क्षरण हो रहा है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। फिर तुम्हारा एक बार आपसे कहूँगा कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।